जय उत्तराखंड। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 2 सितंबर 1994 को किस प्रकार से मसूरी कांड हुआ, जिसमें किस प्रकार से 2 बहनें जो हैं उनकी मौत हो गई और इसके अलावा औरों के ऊपर गोलियां लगी और किस तरह से अस्पताल में इलाज के दौरान इनमें से लोगों की मौत हो गई। ये आंदोलनकारियों की मौत से एक जिसे कहते हैं झटका सा लग गया उत्तराखंड के लोगों को, और स्वतः ही सभी कोई आक्रोशित तो थे ही। अगले दिन यानी कि 3 सितंबर 1994 को एक बंद के लिए कॉल दी गई और उसमें बहुत सारे लोग आए। आप नैनीताल में देखिए, और कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन नैनीताल में कर्फ्यू के ऑर्डर्स के बावजूद लोग जो हैं इस बंद के लिए बाहर आए। और 5 सितंबर को आपको बता दूं कि आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए अल्मोड़ा में, रानीखेत में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में और नैनीताल में। नैनीताल में एक साइलेंट मार्च भी निकाला गया टीचर्स द्वारा। मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में क्योंकि टीचर्स बहुत हैं, स्कूल्स बहुत हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, तो उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा इस पूरे आंदोलन में। एक मेमोरेंडम जो है वो राष्ट्रपति जी को कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से भेजा गया। पर आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी यूपी बंद का कॉल दिया था सितंबर 13 को, मगर उत्तराखंड के लोगों ने इसे बिल्कुल पूरी तरह से असफल कर दिया। इसमें बिल्कुल भी हिस्सेदारी उनकी नहीं थी। और 17 तारीख को मैं जो आपको बताना चाहती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुमाऊं में जो एक त्योहार मनाया जाता है, खतड़ुआ नाम है उस त्योहार का, तो पूर्वी अंचल में उत्तराखंड के इस त्योहार को एक बहुत बड़ा पर्वतीय भूभाग जो है असोज मास की कन्या संक्रांति के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। बहुत सारे गांवों में बड़े उल्लास के साथ खतड़ुआ मनाया जाता है। और इस त्योहार में क्या किया जाता है कि रात के समय मशालों से या तिल छिल्लों के जो मतलब झरझर जलते शोले जो होते हैं उसके प्रकाश में एक विशेष रूप का पुतला बनाया जाता है और उसे केंद्रीय स्थान पर रख दिया जाता है। और फिर उसे चिता अग्नि दी जाती है और कई बारी अपशब्दों के साथ अंत में उसे चिता दी जाती है। और ये परंपरा जो है कि एक गाथा के बोल हैं जिसमें सब इकट्ठे एक ही सुर में उच्चारण करते हुए इसको अग्नि देते हैं। और यही हुआ हमारे उत्तराखंड में। और ये हुआ जब 17 सितंबर को कुमाऊं के जो एरिया है वहाँ पे खतड़ुआ मनाया गया। लेकिन इस बार जानते हैं कि जो पुतलों का दहन हुआ वे पुतले थे मुलायम सिंह यादव के, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अब जो छात्र थे वे नैनीताल के रामनगर में वो मिले, उनका एक सम्मेलन हुआ सितंबर 18 तारीख को अगले दिन, और उन्होंने उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनाया ताकि वे भी एक पृथक राज्य के लिए आंदोलन कर सके। इस उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति के तहत समिति ने छात्रों का आह्वान किया कि 2 अक्टूबर को संसद भवन का घेराव करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 अक्टूबर को संसद का घेराव होना था वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया बाद में, उसके बारे में भी बताऊंगी। 20 सितंबर को जो सरकारी कर्मचारी थे वे हड़ताल पे चले गए, चमोली में, पौड़ी में, देहरादून में, टिहरी में, अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में। और नैनीताल के जो सरकारी कर्मचारी थे वे पहले से ही हड़ताल पे चल रहे थे। और 24 सितंबर को जो उत्तरकाशी के सरकारी कर्मचारी थे वे भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। 29 सितंबर को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली
आयोजित करी गई थी देहरादून में। और आपको बताऊं, मुझे जो कुछ पता चला डेटा के हिसाब से, तो उसमें कहा गया है कि 70,000 लोग जो हैं और हर फील्ड से लोग जो थे वो उस रैली में आए। उस रैली में मैंने भी प्रतिभाग किया था, इसलिए मुझे याद है शायद मुझे बहुत ज़्यादा लोग लग रहे थे। लोगों का हजूम था और स्कूल के बच्चे अपने टीचरों के साथ चल रहे थे और उसमें कुछ जो उसको ऑर्गेनाइज करने का काम था वो मेरे हाथ में भी आया था। तो मुझे पता है कि कितने स्कूलों को, स्कूल के टेलीफोन लैंडलाइन होते थे तब, मोबाइल नहीं होते थे, कितने स्कूलों को फ़ोन करके क्या क्या हमने ऑर्गेनाइज किया, कौन किधर की तरफ से आएगा। बहुत सारे हर फील्ड से लोग जो हैं वे सामने आए। और इसी तरह की एक रैली जो है वो अल्मोड़ा में भी ऑर्गेनाइज करी गई। भैरव दत्त पांडे जो पहले पूर्व में पंजाब के भी गवर्नर रह चुके थे, पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर रह चुके थे, मगर वे अल्मोड़ा से थे। उन्होंने भी एक बहुत बड़ी रैली को अल्मोड़ा में ऑर्गेनाइज करा। मैंने उस रैली को नहीं देखा इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन कहते हैं कि वो भी बहुत बड़ी रैली थी, जैसे देहरादून वाली रैली। आपको बता दूं कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने भी एक कॉल दिया था एक रैली का दिल्ली बोट क्लब पे 2 अक्टूबर को, और हजारों की संख्या में उत्तराखंड से जो लोग हैं वो 1 अक्टूबर की शाम को निकल पड़े थे दिल्ली के लिए। इसमें आपको ये बता दूं कि जो लोग कुमाऊं क्षेत्र से दिल्ली की तरफ कूच कर गए वो आराम से दिल्ली पहुंच गए, मगर जो गढ़वाल के क्षेत्र से गए उनको मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने रोका। और पहले एक जगह रोका, जब वो बैरिकेड को तोड़ के आगे चले गए तो पुलिस को निर्देश थे कि उन्हें रोका जाए और उन्हें हरिद्वार मुजफ्फरनगर रोड पर रामपुर तिराहे पर रोक दिया गया, ये कहते हुए कि ये चेक करना है कि कहीं किसी के पास कुछ हथियार तो नहीं है। और आपको बता दूं कि ये जो है ये सबसे दुखद घटना थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा है वहाँ पर 1 अक्टूबर 1994 की रात को आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से खाकी वर्दी ने अपना कहर बरपाया था, उसके जख्म कभी भी नहीं भर पाएंगे। किसी भी उत्तराखंडी के मन से वो दर्द नहीं कम हो सकता। एक पृथक राज्य की डिमांड को लेकर, एक पृथक राज्य, अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जाते हुए इन आंदोलनकारियों को पुलिस ने चुन चुन कर मारा था। जी हाँ, मैं यही कहूँगी कि चुन चुन कर उन्हें निशाना बनाया गया था। और आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से 24 राउंड की फायरिंग हुई थी। और उन्होंने कहा, ये हम नहीं कहते, पुलिस का दावा है कि 24 राउंड की फायरिंग हुई थी। और अब आप इस डेटा को सुनिए, 7 लोगों की मौत हो गई थी और 17 आंदोलनकारी जख्मी हुए थे। 7 और 17 का मतलब है 24। इसका मतलब है पुलिस का एक भी निशाना नहीं चूका था। ये कैसे हो सकता था? अगर वे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पास में से नहीं मार रहे थे तो कैसे एक भी राउंड उनका खाली नहीं गया। पृथक राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे 24 बसों में दिल्ली में 2 अक्टूबर की जो रैली थी उसमें भाग लेने जा रहे थे, परंतु उनके साथ ये बर्बरता जो हुई इसको हम कभी माफ़ नहीं कर सकते। और आपको बता दूं, इसके पहले की जो बात है कि गुरुकुल नारसन में आंदोलनकारियों ने बैरियर तोड़ दिया था और उसको तोड़कर वे आगे बढ़ गए थे। इसके बाद शासन के निर्देश पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन्हें रामपुर तिराहे पर रोकने की योजना बना ली थी और पूरे इलाके को सील कर दिया गया था ताकि आंदोलनकारियों की बसों को रोका जा सके। और आपको बता दूं कि आंदोलनकारियों ने क्या किया, उन्होंने सड़कों पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। आंदोलनकारी जो हैं वो दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए थे उनके बीच, और इसी बीच में क्या हुआ कि पत्थरबाजी हो गई और जो तत्कालीन डीएम थे अनंत कुमार सिंह,
उनको पत्थर लग गया, वो घायल हो गए। और इसके बाद तो पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, उसकी खबर जिस प्रकार से उस दिन आई थी, उस दिन की याद आज भी आ जाती है। सिहर जाते हैं हम। दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया था, दौड़ा दौड़ा कर करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया गया था। और इसके बाद रात को करीब पौने तीन बजे के आसपास कहते हैं कि 42 बसें जो हैं आंदोलनकारियों के आने की खबर आ गई थी, और रामपुर तिराहे पर उन्होंने बैरिकेड्स खड़े कर दिए थे ताकि उन्हें रोका जा सके। और उसके लिए आप जानते हैं, ये 42 बसों को रोकने के लिए अलग से न सिर्फ तैयारी पूरी कर ली गई थी, अलग से एक फायरिंग दस्ता भी तैयार कर लिया गया था जी। और फिर ये जो हिंसक झड़प हो गई थी पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में, इसमें पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस का ये जो दमन चक्र था ये सुबह तक चलता रहा, और फायरिंग में 7 आंदोलनकारी मारे गए और 17 घायल हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और पुलिस के डेटा का मैं बता रही हूँ, ये कोई डेटा कहीं और का नहीं है। तो इससे साफ है कि किस प्रकार से उन्होंने चुन चुन कर लोगों को मारा। और जो लोग थे वो जंगलों की तरफ भागे, खास करके जो महिलाएं थी वो जंगलों की तरफ भागी अपनी जान बचाने के लिए, मगर महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ किया गया था, उनका बलात्कार किया गया था। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने किस प्रकार से पूरी तैयारी करके इस रामपुर तिराहे कांड को अंजाम दिया था। क्या इनको हम माफ़ कर सकते हैं? नहीं माफ़ कर सकते, कभी भी नहीं माफ़ कर सकते। आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से अगले दिन भी लोग जो हैं एकदम शॉक में थे, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं को राइफल के बट से भी मारा गया था। उन्हें बसों से निकाल के ज़मीन पर घसीट कर खींचा गया था। उनके साथ अभद्रता नहीं, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ था, उनकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ था। और जिस प्रकार से सोचिए ज़रा, अचानक से वहाँ पे गोलियां चलानी शुरू कर दी गई, किस प्रकार से कितने लोग जो हैं वो घायल हुए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस घटना मतलब 2 अक्टूबर को करीबन 30,000 लोगों ने जो लाल किले पर रैली ऑर्गेनाइज करी, उसमें प्रतिभाग किया। जो रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो शॉक थे, पूरा उत्तराखंड शॉक में था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। और जिस प्रकार से जो लोग थे वे भी आंदोलित हो गए थे। और इसके बारे में आपको मैं और बताऊंगी कि किस प्रकार से उन्होंने एक पुलिस कैंप को भी जो लाल किले के पीछे था, वहाँ पे भी जो पुलिस की गाड़ियाँ थी उनको डैमेज कर दिया वहाँ। और वो नेचुरल था कि जिस प्रकार से हमारी महिलाओं के साथ हुआ था, उसको हम कैसे माफ़ कर देते। आप समझे आप कि क्यों हम कहते हैं कि उत्तराखंड महिलाओं के बलिदानों से मिला है। जी हाँ, उनकी अस्मत से खेला गया, उनकी इज्जत को लूटा गया। और सोचिए कि कितनी मुश्किलों से ये राज्य मिला। और आज जो इस राज्य का हम हाल देखते हैं, पिछले 20 वर्षों में जो इस राज्य को मिलना चाहिए था, क्या वो मिला? नहीं मिला ना। इसलिए कहती हूँ कि अपनी आवाज़ को उठाइए। अगली वीडियो में आपको और बताऊँगी।